अब हम देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यदि आपको बताऊं तो आप एक बल्ब को, जो कि बल्ब विद्युत से चलता है, उसे यदि आप कुछ देर तक चलाते हैं तो क्या होता है। जैसे कुछ देर तक चलाएंगे, यदि एलईडी बल्ब होगा तो उसमें ऊष्मा कम निकलेगी, और ये 100 वाट वाला जो बल्ब पहले आते थे उसका यदि आप उपयोग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अधिक से अधिक ऊष्मा निकलेगी कुछ देर जैसे चलाने के बाद। यानी कि उस बल्ब का काम है कि ऊष्मा को न देकर केवल प्रकाश को देना, लेकिन उसमें ऊष्मा भी निकल रही है, जिससे कि विद्युत धारा की जो मात्रा है उसमें ज़्यादा लग रही है। सेम यही कंडीशन होता है पंखे के साथ। यदि आप एक पंखे को लगाएं और उसको चक्कर पे चक्कर लगाना स्टार्ट कर दें विद्युत के द्वारा, तो आप देखते हैं कि जो पंखे का कार्य है केवल चलना है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद उसमें से ऊष्मा लगती है निकलने, और ऊष्मा निकलने के कारण वह हीट हो जाता है। या आप किसी भी यंत्र को देख लें, जब कुछ देर चलता है उसके बाद उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। अब जिस ऊष्मा का हमें काम नहीं है, जैसे बल्ब का केवल कार्य है कि प्रकाश को उत्पन्न करना और प्रकाश से हमें कुछ वस्तुएं दिखाई देना, और उसी तरह पंखे का कार्य है कि चल के हमको हवा देना, लेकिन अब इसमें से ऊष्मा भी निकल रहा है। तो इसका हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यदि अपने अंदर की कमजोरी को हम लोग ताकत बना लें तो फिर हम लोग बहुत अच्छा कार्य भी कर सकेंगे और अच्छा नाम भी हो जाएगा। जैसे कि इसकी कमजोरी क्या है कि यदि विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करेंगे इस टाइप के बल्ब में, तो ये बल्ब जलेगा और उसमें से ऊष्मा लगेगी उत्पन्न होने। अब इस ऊष्मा का तो हमको काम नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है कि इस ऊष्मा का अब थोड़ा सा उपयोग कर लेना है। इस ऊष्मा को कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या करें कि, और फिर उसी तरह कि यदि एक पंखा चला रहा है तो उसमें जो ऊष्मा निकल रही है उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यदि हम क्या करें कि उस विद्युत परिपथ में, जो परिपथ दिख रहा है, इस विद्युत परिपथ में केवल प्रतिरोध को ही लगा दें। जैसे प्रतिरोध ही है ना जो कि क्या करता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसका विरोध करता है। तो हम क्या करें कि उसमें केवल प्रतिरोध को जोड़ दें, तब देखिए क्या होता है। तो जैसे प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो ये हीट होगी, और हीट जैसे होगी अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगी। अब अधिक से अधिक ऊष्मा हम लोग किसमें उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमको क्या करना हो कि गीजर बनाना हो। गीजर आप सुने होंगे, जानते भी होंगे, उपयोग भी करते होंगे कि गीजर से पानी को गर्म किया जाता है। या क्या करें कि हीटर बना दें। हीटर आप देखे होंगे कि उसमें इस टाइप की कुंडली नुमा एक तार होते हैं और या तारों का समूह होता है, जिसको कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रेड हो जाती है और लगती है ऊष्मा देने। तो इस तरह हम लोग इसकी जो कमजोरी है उसको उपयोग में ला सकते हैं। और आपके सामने एक जो प्रेस दिख रहा है जिसको इस्त्री कहते हैं, आयरन, वह भी क्या है कि इसी का एक उदाहरण है। तो इस रूप में करके हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को उपयोग कर सकते हैं, और इस युक्ति को अपनाना ही ना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। जैसे हम क्या करें कि परिपथ में यदि पूरी तरह प्रतिरोध लगा दें तो इससे कि ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगा, और इस ऊष्मा का उपयोग करते हैं, इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से गीजर, हीटर और इस्त्री जैसे, प्रेस जैसे उपकरण बनाए जाते हैं और अन्य उपकरण बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग करके आप आसानी से विद्युत धारा का उपयोग कर सकते हैं। यदि मैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को डिफाइन करूं तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब मेरे पास कुछ मेरे मित्रों ने कमेंट्स किया कि सर आप इसे दिया कीजिए जिससे कि हम लोग को लिखने में आसानी हो, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को यदि हम डिफाइन करें, यदि किसी विद्युत परिपथ में, मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोध का उपयोग किया जाए। जैसे विशुद्ध रूप का मतलब कि उसमें और कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, केवल प्रतिरोध होना चाहिए, तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में उपयोग की जाती है। तो जो स्रोत की कुल ऊर्जा है वह क्या होगी कि पूरा ऊष्मा के रूप में उपयोग की जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें से ऊष्मा निकल रही है, इसमें से ऊष्मा निकल रही है, चाहे जो भी प्रतिरोध लगा रहे हैं उसमें से ऊष्मा निकल रही है। लेकिन अब हम लोग इस ऊष्मा की गणना कैसे कर सकते हैं। यह जो ऊष्मा है किस पे निर्भर करता है, आई पे निर्भर करता है कि भी पे निर्भर करता है कि टी
पे निर्भर करता है, कि R पे निर्भर करता है, कि सब पे निर्भर करता है, कि एक पे निर्भर नहीं करता है। इन सभी को अब बातों को हमें पढ़ लेना है और तब जाके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तब जाके अब हमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के फार्मूलों को पढ़ने से पहले शक्ति को समझ लेना होता है। अब क्लास 9th या उसके पहले आप शक्ति को पढ़ चुके हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि 1 सेकंड में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को शक्ति कहते हैं। यदि t सेकंड में W जूल कार्य किया जाए तो शक्ति P बराबर हम लिख देते हैं W/T। यानी कि अब यहाँ कार्य कोई ऐसा नहीं करना है कि सिर पे बोझ लेके चलना है, हमको विद्युत धारा को प्रवाहित करना है और विभिन्न प्रकार के उपकरणों को चलाना है, विभिन्न प्रकार के उपकरण जो हैं उनको चलाना है। तो इस तरह अब हमारे सामने इनके जितने फार्मूले हैं मैक्सिमम फार्मूलों का उपयोग किया जाएगा, जैसे I बराबर Q/T, V बराबर W/Q, V बराबर IR और ρ इंटू R इंटू A/L मैं ऐसे लिख दिया हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इन 3 फार्मूलों से हम इसको प्रूफ करेंगे। अब सोचिए 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनका उपयोग करके हमें इन्हें प्रूफ करना है। हम देखें यदि दूसरे नंबर के फार्मूले में तो V बराबर होता है W/Q। यदि हम इस W का मान निकालें तो यहाँ W बराबर लिख सकते हैं, अब इस Q का इधर भाग हुआ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V इंटू Q हो जाता है। तो यदि इसमें हम लोग मान रखें तो P बराबर लिख सकते हैं कि V इंटू Q/T। अब देखिए यहाँ पे V इंटू Q/T को हम इस रूप में सजा के लिख सकते हैं कि V इंटू Q/T। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले फार्मूले में कि Q/T इक्वल टू I होता है, तो हम यहाँ पे Q/T के जगह पे I लिख सकते हैं, यानी कि P इक्वल टू VI। अब जो शक्ति होता है वह विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम विद्युत शक्ति को परिभाषित करें तो लिखेंगे किसी परिपथ में उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम क्या करें कि इसमें विभवांतर है भी, विद्युत धारा है I। अब इसे यदि हम लोग 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो ऊष्मा है वह थोड़ा कम निकलेगा। 2 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो उससे ज़्यादा निकलेगा। जैसे समय को 5 सेकंड बढ़ाते हैं उससे भी ज़्यादा लगता है निकलने। यदि 10 सेकंड बढ़ाएं तो उससे भी ज़्यादा निकलता है। यदि 50 सेकंड तक बढ़ा दें तो इसका जो विद्युत धारा में ऊष्मा जो निकल रहा है वो सबसे ज़्यादा लगेगा निकलने। यानी कि जो ये विद्युत धारा में जो ऊष्मा है वह उसके समय पे डिपेंड करता है। तो यदि हम लोग हीट को H से दिखाते हैं तो H जो होता है वह उसके शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम यदि इसको समीकरण 1 माने तो H बराबर P इंटू T में P का मान रख सकते हैं VI इंटू T। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि VI इंटू T यहाँ पे H का मान आया हुआ है, यानी कि इसका मान होता है H बराबर VIT। एक अलग फार्मूला यहाँ पे हम लोगों ने बनाया। यदि सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा और समय दिया हो तो उससे हम लोग विद्युत ऊष्मा निकाल सकते हैं। यदि इसको हम और दूसरे रूप में बनाएं तो आप ओम के नियम को देख सकते हैं जिसमें होता है V इक्वल टू IR। यदि इसमें हम लोग रखें तो V के जगह पे IR रखते हैं तो IR इंटू IT। अब बराबर हम लोग लिख सकते हैं I² RT, यानी कि H बराबर I² RT। यह एक अलग फार्मूला होता है, यानी कि जो उसमें विद्युत धारा का वर्ग होता है उसके समानुपाती होता है। यानी कि यदि विद्युत धारा के वर्ग को बढ़ाएंगे तो ऊष्मा अधिक निकलेगी, यदि उसमें प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो उसमें ऊष्मा अधिक निकलेगी, यदि उसमें समय यदि ज़्यादा करेंगे तो ऊष्मा अधिक निकलेगी। जैसे किसी कार्य को ज़्यादा समय तक किया जाएगा तो उस कार्य ज़्यादा देर तक होगा, इस तरह करके। और इसे ही विद्युत धारा का तापन का नियम कहा जाता है। तापन मतलब कि तपना, जैसे कि ऊष्मा निकलेगा तो तपना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको विद्युत धारा का तापन नियम कहते हैं। आप इसके नियम को लिख सकते हैं कि यदि विद्युत धारा के वर्ग को बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती उसमें उत्पन्न ऊष्मा होता है, या आप लिख सकते हैं कि विद्युत धारा को यदि बढ़ाते हैं तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अधिक होती है। उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है तथा समय के समानुपाती होता है, यानी समय ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होगा। अब इस प्रकार से करके आपको जो फार्मूले मैंने बता चुका है वह बता चुका है कि P इक्वल टू VI और H इक्वल टू
VIT और एक H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब ये तीन नए नए फार्मूले हम लोगों ने इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में पढ़ा हुआ है। यही एक टॉपिक है जिसमें विद्युत धारा के मैक्सिमम फार्मूलों का हम लोग उपयोग करते हैं और तब जाके प्रूफ करते हैं। तो इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो किसी विद्युत इस्त्री जो कि एक प्रेस या इलेक्ट्रिक इस्त्री होती है जिसको कि आयरन बोलते हैं हम लोग, अधिकतम तापन के दर के लिए 840 वाट की दर से उस पर उपभुक्त होती है। यानी कि उसका जो अधिकतम मैक्सिमम जो उसका पावर है, शक्ति है, वह 840 वाट है तथा 360 वाट की दर से उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। और यदि निम्नतम तापन की दर यानी कि निम्नतम शक्ति जो है 360 वाट की है, उस पर उपभोक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम होती है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, यानी कि दोनों के जो स्रोत की वोल्टता है वह 220 वोल्ट है, तो दोनों उपकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का मान परिकलित कीजिए। यानी कि विद्युत धारा और प्रतिरोध के मान को परिकलित करना है। अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व कर लेने। सबसे पहले बोला है कि जब अधिकतम तापन की दर हो, तो लिखेंगे जब अधिकतम तापन की दर हो तो जब अधिकतम तापन की दर है तो जो शक्ति P है वह 840 वाट है। और आप देख रहे हैं कि इसके सिरों के बीच विभवांतर है 220 वोल्ट, यानी कि V बराबर है 220 वोल्ट। हमसे पूछा हुआ है कि विद्युत धारा यानी कि इसमें जो I है वह कितना प्रवाहित हो रही है और इसमें जो प्रतिरोध है वह कितने हैं, यानी कि R का मान हमसे पूछा हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला से इन दोनों का मान नहीं निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि यदि P और V और I को देखें तो P V I यहाँ दिख रहा है, और इसके बाद यदि हम लोग को R को निकालना हो तो V और I तो हमें प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि हमें R भी प्राप्त हो जाएगा। हम लिखेंगे कि शक्ति P बराबर होता है V इंटू I। और यदि हम लोग I का मान निकालें तो I को लिख सकते हैं I बराबर, अब आप देखिए V का इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो P में जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि P बाई V। अब P का मान हमको आ चुका है 840 वाट दिया हुआ है, अब बटा V का मान पता है हमें 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट। यदि 0 से 0 को काटें, इस 2 से काटें 84 को तो हो जाएगा 42, और इस 22 को काटें तो हो जाएगा 11, यानी कि 42/11। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो 11 तियां 33, उसके बाद दशमलव लगाएं तो हासिल आता है 9 को इधर रखें और एक दशमलव लगाएं तो 90 होता है, यानी कि 11/88, फिर 2 होता है, यानी 1 0 बढ़ाएं तो 20, 11 का नाम 11, और फिर हम लोग यदि 20 में से 11 को घटाते हैं तो 9 आता है, यानी कि 11/88। अब 3.818 ऐसे करके अब आगे बढ़ते जाएगा। यदि हम लोग शुद्धतम मान को लिखें हम लोग तो 3.82 एम्पियर लिख सकते हैं, यानी कि जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी वह 3.82 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यदि अब हम लोग इसमें R का मान निकालें तो हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से होता है V इक्वल टू IR। अब हमको R का मान निकालना है तो R बराबर हम लोग लिख सकते हैं, अब V बटा I का इधर मल्टीप्लाई हुआ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा बटा I, अब बराबर, अब देखिए V जो है हमको 220 वोल्ट पता है, I का मान हम लोग अभी निकालने 3.82। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको 2 से काटे तो 110 होता है, और इसको 2 से काटे तो 2 एकम 2 और 10.2 18 2 एकम 2, यानी कि 110 बटा 191 लिख सकते हैं। अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दिए। अब इससे यदि हम लोग दशमलव को हटाएं तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 11,000 बटा 191। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह कट जाएगा 5 बार में और फिर 7 बार में और फिर दशमलव उतारेंगे और फिर 6 0। इतना इसका जो ओम प्रतिरोध है वह आ चुका है, यानी कि इसमें विद्युत धारा 3.82 एम्पियर की प्रवाहित होगी और इसका प्रतिरोध 57.60 ओम का होगा। यदि इसमें अधिकतम तापन की दर को तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब यदि जब न्यूनतम तापन की दर हो तो जब न्यूनतम तापन की दर होगा
तो P का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 360 वाट, तथा V का मान हमको पता है 220 वोल्ट। इसमें अब हमें I का मान निकालना है और इसमें प्रतिरोध को निकालना है। अब इसी विधि से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यदि हम लोग लिखें P बराबर होता है VI, I का मान निकालें तो हो जाता है P बटा V, यानी कि V का इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा। P बराबर 360 बटा V का मान है 220 वोल्ट। एक जीरो से एक जीरो काट दें, इसको 2 से काटे तो 18 बार में, इसको 2 से काटे तो 11 बार में, यानी कि 18 बटा 11 इसका आंसर आता है। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो 11 का नाम 11 और दशमलव, और यहाँ से 7 बच्चा है 70 होता है, 11 छक्के 66, और दशमलव के लगाए हुए हैं तो जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 11 तिया 33, फिर एक लिखें तो फिर हो जाता है 11 छक्के 66, यानी कि इसको हम लोग यदि पूर्ण रूप से लिखें तो लिख सकते हैं कि 1.64 एम्पियर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। इसी तरह हम लोग यदि दूसरा निकालें R का मान तो लिख देते हैं V इक्वल टू IR। यदि R बराबर लिखें तो V बटा I लिख सकते हैं, क्योंकि I का इधर गुणा हुआ इधर भाग हो जाएगा। इसमें हम लोग मान रखें तो V का मान है 220 वोल्ट बटा I का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1.64, यानी कि 1.64 लिखें। यदि इसको हम लोग काटते हैं तो यह 4 बार में कट जाएगा 55 से, और यह 4 बार में कट जाएगा 41 से। आप काट के देख लीजिएगा। इसके बाद इसको यदि 41 से कट जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए। अभी इसमें यदि 55 बटा 0.41 को लिखें तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दशमलव हटेगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएं, यानी कि 5500 बटा 41 हो जाएगा। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो 41 का नाम 41, और यहाँ पे ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो 134 और 0.146 इसका आंसर आएगा। यदि हम लोग शुद्धतम रूप में लिखें तो 134.15 ओम इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह करके आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न को देखें तो किसी 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी कि 4 ओम का एक प्रतिरोध है जिसमें इसके प्रति सेकंड 100 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, तब हम देखते हैं किस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो दिया हुआ है कि प्रतिरोध R बराबर 4 ओम तथा उसके प्रतिरोध के बीच जो ऊष्मा है वह 100 जूल उत्पन्न हो रही है, यानी कि ऊष्मा H से दिखाएं इसको तो 100 जूल हो रही है, तथा समय हमारे सामने जो दिया हुआ है T वह दिया है 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ही प्रवाहित हो रही है। और हमसे पूछा हुआ है कि विभवांतर V बराबर कितना होगा। तो आप अब यहाँ देखेंगे कि RH/T पता है, V का मान निकालना है। यदि हम इसमें देखें तो पहले और दूसरे फार्मूले में H नहीं है, तीसरे में भी H नहीं है, और चौथे में देखें तो इसमें भी H नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ H का मान दिया हुआ है, R का मान दिया है, T का मान दिया है, I का मान हमें नहीं पता है। और यहाँ पे देखिए V का मान निकालना है, R का पता है, और I का यदि निकाल लें इस फार्मूला से और इस फार्मूला में रख दें तो हमें I का भी मान निकल जाएगा। इस तरह करके हमें इस फार्मूले का उपयोग करना है, दोनों का प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाएंगे किसी एक फार्मूले का उपयोग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं H बराबर I² RT। अब इसमें यदि H का मान रखें तो हम लोग 100 जूल है इक्वल टू I² का मान हमें निकालना है, R का मान है 4 इंटू T का मान है 1। यदि इसको सॉल्व करें 4 का नाम 4, अब देखिए इसको इधर लेके जाएंगे, गुणा हुआ है तो इधर ले जाके भाग करेंगे, यानी कि 100 बटा 4 अब बराबर I²। यदि I² बराबर लिखे तो 100 में 4 से भाग करें तो 25 होता है, यानी कि I बराबर √25, यानी कि √25 का मान होता है 5। अब हम यहाँ I का मान निकाल चुके हैं 5। अब लिखें ओम के नियम से V इक्वल टू होता है IR। अब हमको क्या करना है, V का मान निकालना है। तो V बराबर I का मान हमको पता है कि 5 एम्पियर इंटू R का मान पता है हमें 4 ओम, यानी कि 4 ओम, यानी कि V बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 20 ओम।
इस तरह करके हम विभिन्न फार्मूलाज का उपयोग करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।